हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और न्यू इंडिया समाचार मैगजीन 16 से लेकर के 31 जनवरी 2022 की आप लोगों के सामने है। और इससे पहले जितनी भी मैगजीन है वो सब अलग प्लेलिस्ट बना करके अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बेसिकली जो इसका थीम लिया गया है वो टूरिज्म सेक्टर के ऊपर लिया गया है, बट काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसके अंदर और भी दिए गए हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये सब आप लोग यहाँ पर कर देना। भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो यहाँ पर डेडिकेट किया गया पीएम मोदी जी को। और इस समय वर्ल्ड के मोस्ट लाइक्ड लीडर्स में लिस्ट को ये टॉप करते हैं मोदी जी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस अवार्ड की, तो भूटान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है नेगडेक पेल्जी खोरलो, ठीक है। इस तरीके का ये अवार्ड है और ये डेडिकेट किया गया है पीएम मोदी जी को। और पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके थैंक यू कहा ये भूटान के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनको। और विद भूटान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन जी को भी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। साथ ही साथ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी को पीछे छोड़ दिया है। और लिस्ट को टॉप किया है मोस्ट लाइक्ड पर्सन ऑफ 2021, ठीक है। और ये लिस्ट इनके द्वारा कंपाइल की गई, यूं गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप समझिए कि ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। इसके अलावा मोदी जी को और भी अवार्ड मिले हुए हैं, लाइक सऊदी अरेबिया के भी 2016 में हाईएस्ट अवार्ड मिले हुए हैं। और अफगानिस्तान पैलेस्टीन के 2018 में मिले। यूएई, रशिया, मालदीव, बहरीन के 2019 में। अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट भी इनको 2020 में मिला। इसके अलावा सियोल पीस प्राइज़ भी यहाँ पर दिया गया 2018 के अंदर। यूनाइटेड नेशंस का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड भी मिला। फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला 2019 में। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया इनको। और एनवायरमेंटल लीडर्स फ्रॉम कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट 2021 में इनको यहाँ पर दिया गया। तो ये सारे अवार्ड दिए गए हैं, आपको इतना इतना याद रखना है। उसके अलावा किसान रेल की बात की गई है, बेनिफिटिंग फार्मर्स एंड रेलवेज अलाइक। तो नई यहाँ पर किसान रेल यहाँ पर लॉन्च की गई। और ये जो है वो आपकी नवंबर 2021 के लास्ट वीक में जो आपकी फर्स्ट किसान रेल यहाँ पर चली राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान की अलवर से चली टू बाहाइता असम को। तो ईस्ट को पूरे वेस्ट से कनेक्ट करने के लिए ये रेलवे लाइन यहाँ पर चलाई गई है। आपको किसान रेल जो है उसका मकसद यहाँ पर समझना है कि जो भी मतलब बेसिकली अगर हम देखें, किसान रेल 2020 में यहाँ पर शुरू की गई थी, बट इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए आपको मिलेगी कि इस समय लॉन्च की गई है। तो ये जो है पेरिसेबल कमोडिटीज़ जितनी भी होती हैं जो जल्दी सड़ जाती हैं, इस तरीके की कमोडिटीज़, लाइक ऑनियन है, आपके पोटैटो हैं, ओके, लाइक टोमेटो हैं, इस तरीके की जितनी भी पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं उनका इजी ट्रांसपोर्टेशन हो, इसके लिए किसान रेल जो है यहाँ पर कोविड-19 के दौरान शुरू की गई। इसके अलावा किसान रथ भी यहाँ पर चले हुए हैं। कृषि उड़ान नाम से भी स्कीम यहाँ पर चली हुई है सरकार की, और उसके अंदर भी यही है किसान रेल। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई गई, ठीक है। तो जितनी भी पेरिसेबल कमोडिटीज़ होती हैं लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, और उन सब के ईजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सब काम यहाँ पर किया गया है। उसके बाद दुनिया का सबसे टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज यूपी सॉरी मणिपुर के अंदर यहाँ पर बनेगा, और बन चुका है बेसिकली, और कुतुब मीनार से भी बड़ा यहाँ पर है। तो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कमिंग अप इन मणिपुर। तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखें, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। और जब से मोदी जी यहाँ पर आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। सेम बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये रखा, चेंज्ड सिंस 2014, ओके। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज पायर इन मणिपुर इज जस्ट गॉट एक्सपेंशन इन द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो मणिपुर के अंदर आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। 111 किलोमीटर लंबा जीरीबम इम्फाल रेलवे लाइन है, उसका एक पार्ट यहाँ पर ये है मणिपुर के अंदर। इमेज के अंदर देख सकते हो, ये एक पार्ट इस रेलवे लाइन का यहाँ पर बनाया गया है, और वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाएगा। ब्रॉड गेज का नेटवर्क है, बाकी इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट डिस्टेंस अगर हम देखें 220 किलोमीटर की है, और 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन अब ये जो है डिस्टेंस वो 111 किलोमीटर की रह जाएगी, और इसमें सिर्फ 2.5 घंटे के सफ़र में पूरी हो जाएगी। 2023 तक ब्रिज कंप्लीट होने के चांसेस यहाँ पर हैं। उसके अलावा खादी को यहाँ पर ब्रांड घोषित कर दिया है पैटागोनिया ब्रांड ने। यूएस का ब्रांड है पैटागोनिया, और ये डेनिम के जो आपके कपड़े आते हैं वो सब ये बनाते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि हम अपनी डेनिम के लिए जो है वो खादी को यहाँ पर प्रोक्योर करेंगे, ओके। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी कि जो आपकी मिल्स हैं उन्होंने 30,000 मीटर्स ऑफ खादी डेनिम फैब्रिक को यहाँ पर 1.08 करोड़ रुपए में जो है वो यूएसए ने इंपोर्ट किया है, और इसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से खादी को बढ़ावा दिया जाने का काम भी चल रहा है, ओके।
दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चलता हुआ आ रहा है, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की जाती है, स्टार्टअप जो शुरू हैं उनकी करने की बात की जाती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, तो इसमें ये गिनाया गया इस टाइम कि लगभग 8 करोड़ वुमेन्स को ऐड कर दिया गया है 73 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है कि वुमेन्स का एक कलेक्टिव ग्रुप है जो कि खुद अपनी स्वयं सहायता करती हैं, और इसके अंदर आप देखो कि 8 करोड़ जो वुमेन्स हैं उनको 73 लाख जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर डिवाइड कर दिया है। ऑन एन एवरेज एक के अंदर अगर आप देखेंगे तो 11 महिलाएं तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी ऑन एन एवरेज। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी। इसके अलावा एक स्कीम है जिसका नाम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये भी 2016 में चलाया गया था, और इसके अंदर का भी यहाँ पर डाटा दिया गया है, बट आपको ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। लोन वगैरह प्रोवाइड कराने का किस्सा इसके अंदर में है। ओके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उत्तर प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट्स को, और गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो कई बार पढ़ चुके हैं गंगा एक्सप्रेसवे को, आप देखो 12 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, यूपी के बच्चे इनको रट लें। और सबसे ज़्यादा जो है वो उन्नाव से यहाँ पर होकर के गुजरेगा गंगा एक्सप्रेस। 36,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, डायरेक्ट पहुँच निकलते हैं मेरठ से शुरू होकर के प्रयागराज खत्म होगा। इमेज के अंदर भी देख सकते हैं आप। मेरठ के अंदर पर्टिकुलर बात करें तो बिजौली विलेज से शुरू होगा, और प्रयागराज के अंदर डंडू विलेज में जाकर के खत्म होगा। 6 लेन का है, लेकिन अगर टाइम मिला तो 8 लेन का भी इसको यहाँ पर कर दिया जाएगा। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा जो कि ईस्ट और वेस्ट उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 3.5 किलोमीटर की एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के लिए स्ट्रिप भी तैयार की गई है, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और इससे टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा मिलेगा और कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एरियाज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब में भी फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा वाराणसी में कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, हम पिछले 3-4 मैगजीन से इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इससे पिछली मैगजीन में बड़ी डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है, उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम 2 मैगजीन पीछे आपको यहाँ पर पढ़ाई गई। ओके, इसके अंदर जो हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करेंगे, लाइक लैब्स हैं, ओके, लाइक बायो सेफ्टी लैब्स हैं, लेवल 3 की हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, वो सब बनाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो कि बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के अंदर आपके जो वाराणसी है वहाँ पर लॉन्च किया गया। तो इससे क्या है कि यहाँ पर मिल्क की प्रोसेसिंग होगी, हर दिन लगभग 5 लाख लीटर मिल्क उसको प्रोसेस किया जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर यहाँ पर ओपन किया गया है, शेल्टर होम्स के रूप में, नर्सेज हॉस्टल्स के रूप में, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर डेवलप की गई हैं। ओके, तो ऐसा सब ज़्यादा छोटा छोटा याद नहीं रखना, लेकिन यूपी में जो एग्ज़ाम है, लाइक यूपी पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर ये चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो साउथ एशिया रीजनल सेंटर के लिए ब्रीडिंग फैसिलिटी वाराणसी के अंदर में लॉन्च की गई है। इसके अलावा एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज़ भी बिल्ड किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया है। ओके, और इसके बाद अगर आप देखें तो एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर भी यहाँ पर बनाया जाएगा, ओके, टीचर्स एजुकेशन के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं। उसके अलावा कानपुर के अंदर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। कानपुर को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है, साथ ही साथ इसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा 28 दिसंबर को। इन सब चीज़ों का कहा गया। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, नेशनल लेवल की खबरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये स्टेट लेवल की हैं, और वो भी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बीना पनकी पाइपलाइन, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये 2 स्टेट्स के बीच में है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर इनोग्रेट किया बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ओके, ये 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी, और इसके अंदर जो है वो पर एनम 34 लाख मीट्रिक टन जो है वो आपका कह सकते हैं कि रिफाइनर जो प्रोडक्ट होगा उसको यहाँ पर मूव कराया जाएगा। ओके, तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश के अंदर है और पनकी रिफाइनरी कानपुर के अंदर है, इनको लिंक करते हुए ये जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर क्रिएट की गई है। इससे जो रीजन के अंदर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स नहीं पहुँच पाते हैं, अब वो बीना रिफाइनरी के जरिए पनकी रिफाइनरी तक पहुँचाए जाएंगे। ओके, तो इससे आपको ये मिलेगा कि जो पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन है उसको ईजी करने के लिए ये सब काम यहाँ पर किया गया है, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। लिखा हुआ है टाइम फॉर पोल रिफॉर्म्स, तो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल यहाँ पर लॉन्च किया गया, और इसके अंदर क्या है कि
इलेक्शन के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, लाइक बोगस वोटिंग हो गई, फेक वोटर आईडी कार्ड्स यहाँ पर बनाए जाते हैं कई तरीके से। अब इन सब को रोकने के लिए नया बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया गया है, जिसका नाम है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। और इसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ प्रोविजंस हैं जिससे इंडिया को स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी बनाया जा सकता है, इंडिया की रेपुटेशन को सुधारा जा सकता है। तो इसके कुछ प्रोविजंस यहाँ पर जान लेते हैं। लाइक वोटर आईडी को लिंक किया जाएगा आधार कार्ड से, ठीक है, और ये प्रोसेस अभी वॉलेंटरी है, अभी मैंडेटरी नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो लोगों को अब ये चीज़ भी करानी है। उसके अलावा आप देखो कि लोग अगर वोटर आईडी में अपना नाम डलवाना चाहते हैं तो वो अब 4 बार साल में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को करवा पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ मिलेगी। पहले ऐसा नहीं होता था कि 4 बार इस तरीके से खोले, एक ही बार में आपको करवाना पड़ता था। इसके अलावा अगर कार्ड पर वाइफ लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने शादी की और आपका नाम लिखा हुआ है कि वाइफ, तो उस वाइफ वर्ड को हटा करके स्पाउस वर्ड यहाँ पर डाला जाएगा, क्योंकि ये दिखाता है कि आपका जो जेंडर न्यूट्रल है वो स्टेटस उसको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी सुधार की गई है, यानी कि आप देख सकते हो कि जेंडर इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। इलेक्शन कमीशन में यूज़ एनी प्रीमाइसिस फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन को छूट दी जाएगी कि वो किसी भी प्रीमाइसिस पर इलेक्शन को कंडक्ट कराए, वोटिंग जहाँ करानी है वहाँ कराए, वोटिंग मशीन्स को जहाँ स्टोर करना है वहाँ स्टोर करें, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज और पर्सनल की बातों को भी ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो ये चीज़ मिलेगी आपको कि इससे बोगस वोटिंग को रोका जा सकता है, बोगस वोट्स यहाँ पर नहीं डल पाएंगे, साथ ही साथ सेम पर्सन डिफरेंट प्लेस पर वोट नहीं डाल पाएगा। तो इस तरीके से आपका जो डाटाबेस है उसको स्ट्रेंथन किया गया है, और ओवरसीज़ वोटर को भी अब यहाँ पर आपका वोट डालने की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ओके, लिखा हुआ है डोंट गेट कन्फ्यूज, अभी ये वॉलेंटरी लिंकिंग है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पर मिलेगा कि किसी को भी वोट डालना है तो उसको उसके राइट से डिप्रीवेशन नहीं किया जाएगा, नो रिस्क ऑफ डिप्रीवेशन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नाम आधार कार्ड से नहीं जुड़ पाया तो आपको वोट देने से मना कर दिया जाएगा, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद गर्ल्स बिकमिंग द फेस ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट जर्नी, और यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सक्सेसफुल होने की। अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, यानी फीमेल टू मेल रेशियो, जो कि 1961 से लेकर के 2011 तक देखने के लिए मिला। 1961 से लेकर के 2011 तक कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th राउंड यहाँ पर आया है, उन्होंने बताया है कि ये जो आपका सेक्स रेशियो है ये इम्प्रूव हुआ है, और अब 1000 मेल्स पर 1020 फीमेल्स देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, तो ये आपको सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी, और इसकी सक्सेस के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो दिया गया है। ये जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन था 2015 में लॉन्च किया गया, हरियाणा से लॉन्च किया गया था, और क्योंकि वहाँ पर सबसे कम सेक्स रेशियो देखने के लिए मिल रहा था, और बहुत सारे केसेस लाइक फोर्टिसाइड के केसेस देखने के लिए मिल रहे थे, तो कॉन्शियसनेस बढ़ाई गई और स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई। जैसे एक स्कीम है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, और ये जो स्कीम है ये अनाउंस की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 22 जनवरी 2015 को, और इसके अंदर पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी। और इसके अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सुकन्या अकाउंट खोला जाएगा, डॉटर के नाम पर ये अकाउंट खोला जाएगा, किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, बैंक में खोल सकते हैं। मिनिमम आपको इसके अंदर 250 रुपये ऐड कराने हैं, मैक्सिमम आप 1.5 लाख ऐड करा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा, 8.4% का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और इसके बाद अगर आप देखें तो अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ ऐड करते हो तो 15 साल के बाद आपके लगभग 74 लाख रुपए यहाँ पर हो जाएंगे, और 21 साल में आप यहाँ पर उसको निकाल भी सकते हो। इसके अलावा ये सब चीज़ें टैक्स से भी एग्जम्प्टेड हैं, इन पर टैक्स भी नहीं लगता। और जब लड़की 18 साल की यहाँ पर हो जाए तो आप 50% विड्रॉ कर सकते हो, बाकी का 50% जो है वो आप डॉटर की मैरिज के समय पर जो है वो निकाल सकते हो। इस तरीके के प्रोविजंस इसके साथ हैं। तो जो जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन है उसको यहाँ पर कम करना है, ओके, उसको रोकना है, और एंश्योर करना है कि गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी यहाँ पर बनी रहे, और एंश्योर करना है कि एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड भी होती रहे। ओके, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम ये सेक्स रेशियो 1020 कर पाए, और उसमें एक रीज़न है आपका मैटरनिटी लीव्स। मैटरनिटी लीव्स को बढ़ा करके 6 मंथ यहाँ पर किया गया। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जो वर्किंग मदर्स हैं वो ज़्यादा समय दे पाएंगी, और जो आपकी मैटरनल हेल्थ है वो भी यहाँ पर अच्छी रहेगी। साथ ही साथ जो बच्चे का शुरू का 6 महीने का कह सकते हैं कि देखभाल होनी चाहिए, वो भी अच्छी हो पाएगी। ओके, इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी है, इसके अंदर 5,000 रुपये दिए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंस्टॉलमेंट्स में ये चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं, और
डायग्नोसिस के बेस पर ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती हैं। लगभग 10,000 करोड़ रुपये अब तक बांटे जा चुके हैं। ओके, इसके अंदर आपको उज्ज्वला स्कीम मिल जाएगी, सिलेंडर बांटोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, टैप वाटर कनेक्शन पीने का साफ पानी होगा तो डिजीज़ नहीं होंगी, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख का इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना रहने के लिए घर प्रोवाइड है, मुद्रा योजना अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन कुछ करना चाहते हैं तो आपको लोन अवेलेबल कराया जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला इनिशिएटिव जो कि अभी पढ़ाया, और इसके अंदर लोन्स का भी प्रोविज़न है विदाउट गारंटी विदाउट कोलेट्रल। ओके, तो ये चीज़ है। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दिया जाता था सिर्फ 10 लाख का, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। कोविड-19 के दौरान फ्री राशन भी दिया गया, नाइट शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दी गई, साथ ही साथ जो रेस्ट्रिक्शंस थी कि माइन में वर्क नहीं करेंगी, किसी भी खदान में वर्क नहीं कर सकती, अब वहाँ पर भी अलाउ कर दिया गया है। सैनिक स्कूल भी ओपन कर दिए गए हैं गर्ल्स के लिए, और 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। ट्रिपल तलाक का इशू जो मुस्लिम वुमेंस के लिए था वो भी यहाँ पर जो है उसको भी सॉर्ट आउट किया गया। इसके अलावा जो 18 से 21 साल मैरिज एज है वो बिल अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के पास। तो ऐसे अकेले एक प्रोग्राम से कुछ नहीं हुआ, ये आपके इतने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए गए और उसकी मदद से हमने चीज़ें हासिल की। अगर आपसे लिखने के लिए आए तो आप इसी तरीके से आराम से लिख पाओगे। इसके बाद बात करते हैं आपका टूरिज़्म की। ओके, ये टूरिज़्म के ऊपर है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जो भी पॉइंट्स काम के हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो नेशनल टूरिज़्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को, और ये दिखाता है कि इंडिया में टूरिज़्म की कितनी डाइवर्सिटी है और किस तरीके से टूरिज़्म में और ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर हम बहुत सारी एजेंसीज़ की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, वर्ल्ड टूरिज़्म रैंकिंग को अगर ही हम देख लें 2009 से लेकर के 2013 तक हमारी रैंक 62 कभी 65 इस तरीके से चलती थी, लेकिन अब हमारी रैंक जो है वो 34th पोजीशन पर है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि टूरिज़्म में रैंकिंग हमारी इम्प्रूव हो रही है। क्यों हो रही है, इसके लिए कुछ कारण हैं, और अगली 7-8 स्लाइड में आपको यही कारण नज़र आएंगे। ई वीज़ा फैसिलिटी हमने यहाँ पर प्रोवाइड की, कोई आ रहा है तो उसको ई वीज़ा फैसिलिटी नवंबर 2014 में सिर्फ ई वीज़ा फैसिलिटी 44 कंट्रीज़ के लोगों के लिए यहाँ पर थी। जो भी फॉरेन टूरिस्ट हैं विजिट करना चाहते हैं इंडिया में, ऑनलाइन यहाँ पर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब ये फैसिलिटी 165 कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल करा दी गई है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और 25 एयरपोर्ट्स और 5 सी पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ई वीज़ा फैसिलिटी भी अब अवेलेबल है। ओके, तो 5 ईयर ई टूरिस्ट वीज़ा के साथ साथ 1 ईयर ई टूरिस्ट वीज़ा और इसके अलावा 1 मंथ का ई टूरिस्ट वीज़ा भी यहाँ पर अवेलेबल कराया है, साथ ही साथ ई कॉन्फ्रेंस वीज़ा भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, रैंकिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया की रैंकिंग की बात करें इन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर, तो हमारी रैंक अच्छी खासी इंप्रूव यहाँ पर हो रही है, और अगर आप देखें तो 65 थी 2013 में और ये अब 34 हो गई है 2019 में। इन चीज़ों को याद रखना है आपको। ओके, तो ई वीज़ा फैसिलिटी हमने यहाँ पर दी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्टिविटी भी बढ़ाई, बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की रिलेटेड टू द फ्लाइट्स, नेटवर्क ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2017 में एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था एडोप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को अभी समझाऊंगा, बस 1-2 स्लाइड आप यहाँ पर रुकिएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको नजर आई। उसके अलावा गुजरात के अंदर केवाड़िया टूरिज्म सर्किट यहाँ पर डेवलप किया गया, और गुजरात के अंदर जब यहाँ पर इनोग्रेट किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसी के साथ साथ जो केवाड़िया है वो एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, और यहाँ पर आप देखोगे कि टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। केवाड़िया टूरिज्म सर्किट डेवलप किया गया, और इसके अंदर अलग अलग तरीके के, अगर आप देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी, बेसिकली ये सर्किट का मतलब है कि आप एक पथ पर चलते रहिए और उस पथ पर चल करके आप उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को देख पाओगे। ओके, तो यहीं पर ही आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी मिल जाएगा, यहाँ पर आपका आरोग्य वन मिल जाएगा, जंगल सफारी भी आप कर सकते हो, न्यूट्रिशन पार्क भी बनाया गया है, सरदार सरोवर भी बनाया गया है, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क भी यहाँ पर है। ओके, एकता मॉल भी डेवलप किया गया है, ट्राइबल्स का आइटम वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, जो भी वो आर्ट गैलरी वगैरह लगाएंगे, ओके, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। लगभग 5 मिलियन टूरिस्ट अट्रैक्ट कर पाए ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक अट्रैक्ट करने वाला टूरिज्म डेस्टिनेशन यहाँ पर बन गया। लगभग 1 लाख टूरिस्ट पर डे के हिसाब से यहाँ पर आते हैं। ओके, तो केवाड़िया टूरिज्म सर्किट के अंदर देखें तो इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो हुआ ही, साथ ही इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ, और मैंने आपको बताया कि इसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सेटअप की गई हैं ताकि आप टूरिज्म को बूस्ट कर सको, साथ ही लोकल प्रोडक्ट्स को भी बूस्ट कर सको। इसके अलावा हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप देखो कि रोड्स की कुछ लेंथ वगैरह बढ़ाई गई। नोट इंपॉर्टेंट, उड़ान स्कीम के जरिए इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा किया गया, नेशनल हाईवेज अच्छे किए गए भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, और इस तरीके से आप देखोगे कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाई गई।
उसके अलावा जो टूरिज़्म का बेस है वो भी यहाँ पर ग्रो हो रहा है। और टूरिज़्म के अंदर बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप मैक्सिमम इनकम पॉसिबल कर सकते हो टूरिज़्म के ज़रिए। और टूरिज़्म को जो है वो फ्लोरिश करना है, इंक्रीज़ करना है, साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल टूरिज़्म को भी यहाँ पर बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें केदारनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा में, तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी वहाँ पर लॉन्च की गई हैं ताकि सुविधा बनी रहे। इसके अलावा जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है आपका नोएडा के अंदर, और वो भी यहाँ पर कनेक्टिविटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा हमने थीम बेस्ड जो ट्रेन्स हैं वो भी यहाँ पर चलाई हैं, लाइक महाराजा एक्सप्रेस है, रामायण सर्किट है, जो भगवान श्री राम से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उन सभी को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेन चलाई गई है। तो आप जस्ट उस ट्रेन में बैठिए और आपको सारे प्लेसेस जो हैं वो घुमाए जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद 2014 में स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है प्रसाद स्कीम। फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद स्कीम। और इसके अंदर जितने भी पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं उन सभी को डेवलप किया जाएगा। लगभग 40 ऐसे पिलग्रिमेज सेंटर्स उठाए गए हैं, उन सभी को डेवलप किया गया है और इनको 15 प्रोजेक्ट के अंदर लगभग कंप्लीट भी कर दिए गए हैं। ओके, 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं इनमें से जो कि कुल गुजरात के अंदर ही हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइक सोमनाथ वगैरह हैं या फिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं गुजरात के अंदर, उन सभी को कनेक्ट करने का काम इस सब स्कीम के अंदर में यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, हमने ई वीज़ा फैसिलिटी यहाँ पर दी, उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी भी दी, उसके अलावा जो वीज़ा फीस थी उनको भी रिड्यूस किया, जीएसटी चार्जेज ऑन हॉस्पिटलिटी भी थे उनको भी रिड्यूस किया गया। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए। और उसके अलावा आप देखो तो हमने जो अपनी माउंटेन पीक्स थी जो इंडिया के अंदर पड़ती हिमालयन माउंटेन पीक्स, उनके ऊपर ट्रैकिंग की भी सुविधा यहाँ पर दी। तो पहले क्या था कि लोगों को माउंटेन पीक पर कह सकते हैं कि क्लाइंबिंग करने की आज़ादी नहीं थी, और ये भी हमने यहाँ पर ओपन किया जिससे कि टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आ सकें। ओके, उसके अलावा जो कल्चरल टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को यहाँ पर रिवाइव किया गया। आप देख सकते हैं कि 800 करोड़ रुपए का विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ 2019 में बिगिन हुआ, और इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया। ये तो आपका किया ही गया। इसके अलावा जो सोमनाथ टेम्पल था उसमें भी नई चीज़ें इनोग्रेट की गई। अगस्त 2021 में राम मंदिर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया। शीतलनाथ मंदिर जो आपका कश्मीर के अंदर है उसके अंदर भी आप देखोगे कि फरवरी 2021 में उसको ओपन किया गया था, और लगभग 31 साल बाद इसको यहाँ पर ओपन किया गया था। उसके अलावा केदारनाथ जो धाम है उसको भी रिवाइव यहाँ पर किया गया। ओके, तो ऐसा सब यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि कल्चरल टूरिज्म मिलेगा। इसके अलावा एक और स्कीम जिसका नाम है स्वदेश दर्शन, और इस स्कीम के अंदर जो इंडिया की डाइवर्स कल्चर है, हिस्ट्री है, रिलीजियस है, नेचुरल हेरिटेज है, उसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं कि टूरिज्म को डेवलप कर पाएँ। ओके, तो स्वदेश दर्शन स्कीम इसी चीज़ को देखते हुए 2015 में लॉन्च की गई थी, और इसके अंदर वही है थीम बेस्ड चीज़ें आपकी लॉन्च की गई हैं, लाइक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया गया, रामायण सर्किट है, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट और डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल। तो इस तरीके के 15 थीम बेस्ड सर्किट डेवलप किए गए हैं अंडर दिस स्कीम। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा समुद्र दर्शन पथ जो कि एक एग्जीबिशन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा गुजरात के सोमनाथ टेम्पल में, उसको टूरिस्ट हॉट स्पॉट के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया। 10 ट्राइबल म्यूजियम यहाँ पर ओपन किए गए। रांची के अंदर लॉर्ड बिरसा मुंडा जी के लिए एक डेडिकेटेड म्यूजियम ओपन किया गया। इसके अलावा गुजरात के अंदर राजपीपला, आंध्र प्रदेश के अंदर, इन सारी जगहों पर भी नए नए म्यूजियम्स बनाने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर महाराजा सुहेलदेव के लिए 40 फुट की ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पर लॉन्च किया गया, ये इंट्रोड्यूस किया गया टूरिस्ट के लिए, और ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं कि हर किसी न किसी मैगजीन के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया के जो 19 आइकॉनिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको वर्ल्ड टूरिज़्म के मैप पर लॉन्च किया गया। तो जो आपकी वर्ल्ड टूरिज़्म साइट्स हैं उनके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 19 ऐसी साइट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और वर्ल्ड मैप पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, लाइक आगरा का ताजमहल से लेकर के दिल्ली की कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें हैं। महाराष्ट्र का अजंता एलोरा केव्स हैं। ऐसी ही 19 साइट्स हैं जो कि बेटर फैसिलिटीज़, कनेक्टिविटी और ये सब प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड टूरिज़्म मैप पर आपकी देखने के लिए मिली है। ओके, तो ये चीज़ मिलेंगी। उसके अलावा नई चीज़ आती है जिसका नाम है मेडिकल टूरिज़्म। ओके, ग्लोबल मेडिकल टूरिज़्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जनरली ऐसे लिखने के भी चांसेस बन जाते हैं। और मेडिकल टूरिज़्म बेसिकली ये है कि आप
यूएसए के हो तो आप वहाँ पर इलाज ना कराओ, आप इलाज कराने के लिए इंडिया में आओ, तो आप एक तरीके से टूर ही करने के लिए आ रहे हो, और ये आपको मिलेगा कि इसको मेडिकल टूरिज्म का नाम दिया जाता है। क्यों एक यूएसए का बंदा इंडिया में यहाँ पर आएगा इलाज कराने के लिए? क्योंकि ट्रीटमेंट इन इंडिया इज़ 50% लेस एक्सपेंसिव देन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। 50% लेस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। ओके, तो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म में वो 20% है। देखिए 20% बहुत ज़्यादा होता है ये, अकॉर्डिंग टू द फिक की अगर हम देखें तो मेडिकल टूरिज्म में ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। 2014 से लगभग 350% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इससे रिवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इंडिया के अंदर दो चीज़ें और हैं, आपको मिलेगा आयुर्वेदा है या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और इनकी मदद से हम हेल्थ टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, इंडिया के अंदर आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को फॉलो करने के लिए लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर ही रह करके इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। लाइक अगर आप देखो कि आयुर्वेदा तो आप लोग यहाँ पर देखते हो कि उसी की वजह से कंट्री की एक तरीके से हेल्थ और वेलबींग यहाँ पर अच्छी है। उसके अलावा अगर आपको केरल की जो ग्रीन सराउंडिंग्स है वहाँ पर बैठ कर के योगा करने का मौका मिल जाए तो इस तरीके से आप इस टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ओके, उसके अलावा नेशनल आयुष मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया है और उसके ज़रिए भी हम टूरिज़्म को बूस्ट करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेडिशनल मेडिकल मेडिसिन स्ट्रेटजी है और 2014 से लेकर के 2023 तक की 10 साल की स्ट्रेटजी इन्होंने यहाँ पर तैयार की थी मेडिकल टूरिज़्म को लेकर के। और इसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हैं जो कि इंडिया की आयुर्वेदा पॉलिसी से मैच खाती हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी इंडिया के अंदर ही बनेगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं मेडिकल टूरिज़्म में। 2016 से 2020 तक अगर हम देखें तो लगभग आप देखो कि ग्रोथ देखने के लिए मिल रही 3.5% की। और ये सब आपको मिलेगा कि इतने लाख लोग जो हैं वो 2019 में आए, फिर कोविड-19 के कारण जो है आपको मिलेगा कि ये संख्या यहाँ पर कम हो गई। ओके, इसके अलावा एक था प्रोजेक्ट जो कि मैंने आपको बताया एडोप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को लॉन्च किया गया 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसका नाम है एडोप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। जितने भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स हैं जो कि काफ़ी मल्टीनेशनल हैं, ओके, और उनको एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर एडोप्ट करना है, एक हेरिटेज साइट को उनको एडोप्ट करना है उसका डेवलपमेंट करना है। एक तरीके से उस हेरिटेज प्रोजेक्ट को लीज पर देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़, एटीएम वगैरह की सुविधाएं, ओके, ये सब मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल करानी है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर इसको इस काम को करेगा, वहाँ से अपना रिवेन्यू प्लस प्रॉफिट भी लेगा और उसके बाद उसको हैंड ओवर कर देगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि उसको प्रॉफिट मिल गया और सरकार को वहाँ पर मेंटेनेंस सुविधा अच्छी देखने के लिए मिल गई। इस तरीके से लगभग 29 जो साइट्स हैं वो अभी तक एलोकेट की जा चुकी हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा देखो अपना देश भी लॉन्च किया गया और जो लोग इंडिया के हैं बाहर रहते हैं अपना देश देखना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसके ज़रिए जो पीपल हैं उनको जो इंडिया की साइट्स हैं जिसको वो देखना चाहते हैं, रिलीजियस साइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ओके, टी गार्डन्स हो सकते हैं असम के, मैग्निफिसेंट वैलीज़ हो सकती हैं कश्मीर की, ओके, उन सभी को देखने के लिए अपना ये लॉन्च किया गया और स्पेशल ट्रेन्स यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी देखो अपना देश प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद हिमाचल के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए जो कि कुछ स्मॉल स्केल थे, कुछ लार्ज स्केल थे, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं। इंडिया का टारगेट है, इंडिया ने 2016 में कहा था कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 40% पावर जनरेशन करेंगे 2030 तक। अभी भी हम इसी बात पर कायम हैं और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। और सोलार पावर तो आप यहाँ पर लेकर के आ ही रहे हैं, जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन हाइड्रो पावर का जो प्रोजेक्ट है उसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बात चल रही है हिमाचल की और हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। लाइक आप देख सकते हैं कि आपको मिलेगा कि सोरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो कि 111 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, बस याद रखो कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया। इससे 6 स्टेट्स को फ़ायदा होगा। हिमाचल प्रदेश को तो होगा ही होगा, उत्तर प्रदेश को होगा, हरियाणा, राजस्थान,
उत्तराखंड, दिल्ली को भी इसका यहाँ पर होगा। ये 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 7,000 करोड़ रुपए की लागत से ये यहाँ पर बनेगा। इसके बाद लुहरी फेज़ 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, जो कि 66 मेगावाट की फैसिलिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। तो हिमाचल में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, स्विफ्ट रिवर्स वहाँ पर बहती हैं, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को फार्मेसी हब कहा जाता है कंट्री का, और साथ ही साथ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पर आयुर्वेदा से रिलेटेड मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगी आपको, जो कि नेचुरल मेडिसिन सिस्टम का काम यहाँ पर करती हैं। ओके, और इसके ज़रिए इसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर कहा जाता है। तो अगर आपको आयुष इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है या फिर नेचुरल मेडिसिन सिस्टम को बढ़ावा देना है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बढ़ावा देना है, तो आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद ये चीज़ भी आपको मिलेगी कि हिमाचल के अंदर ही हमने अभी अभी हींग भी उगाई, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टेट के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी हैं, और एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा उत्तराखंड में भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए गए, और उत्तराखंड के अंदर एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिसका नाम है लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 1976 में सैंक्शन किया गया था, कंसेप्चुलाइट किया गया था, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे चलते चलते इसको अब डेवलप किया गया, और इससे भी 6 स्टेट्स को यहाँ पर फ़ायदा होगा। इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे, और 30 दिसंबर को इसको फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया, अब इसको यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इससे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, सैनिटेशन भी बढ़ेगा, और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। नाम है लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। 1976 में इसको पहली बार नाम इसका लिया गया, और लेकिन अब इसको जो है वो डेवलप किया जाएगा। 5747 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो 34,000 हेक्टेयर में बनेगा, और 300 मेगावाट की हाइड्रो पावर जनरेशन भी यहाँ पर ली जा सकती है। इसके अलावा 6 स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इनको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी यहाँ से अवेलेबल होगी। ये प्रोजेक्ट जो है वो एक दो हिस्टोरिकल हो गया, क्योंकि 1976 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी लगा, इसीलिए ये प्रोजेक्ट को हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, अलोंग विद दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर। ये भी याद रखिएगा कि एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है इन उधम सिंह नगर, और उसके अलावा जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल भी लॉन्च किया गया पिथौरागढ़ के अंदर। ओके, तो इस सब के कारण जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो रीजन में बढ़ाई जा सकती है, और ये आपके 500 करोड़ और 450 करोड़ रुपए से यहाँ पर बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी कुमायूं के लोगों को, तराई रीजन को, और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उन लोगों को भी इस हॉस्पिटल्स में सुविधाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। ओके, तो ये सब काम उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के अंदर में यहाँ पर किए गए। इरिगेशन के लिए आपका लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया। कनेक्टिविटी के लिए जो रोड नेटवर्क है उसको यहाँ पर सैंक्शन किए गए कुछ और रुपए, और इसके अलावा इंडस्ट्री, हाउसिंग, सैनिटेशन के लिए भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर लॉन्च किए गए। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा ये कुछ देख रहे हैं ना इधर उधर लिखी हुई चीज़ें, ये सब आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट चीज़ें हो जाती हैं, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इधर में। उसके अलावा हम ध्यान दे सकते हैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ। मोदी जी ने कहा, किसानों से इस बात को कहा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग की तरफ फोकस कीजिए, और इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ पर आया है। अगर हम बात करें इंडियन की कल्चर के बारे में, तो हमें पृथ्वी को एज अ जो मदर है वो हमने स्वीकार किया है। ओके, तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है, और प्रोटेक्ट करना है तो किससे करना है, अपने आप से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तो जो हम यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग यहाँ पर करते हैं, लाइक आप देखेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो गया, हैवी टिलेज मशीनरी का यूज़ हो गया बहुत ज़्यादा। ओके, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं करनी, तो इसी को रोकने के लिए आपका नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट आता है। मोदी जी ने किसानों से कहा कि आप ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को एडोप्ट कीजिए, इससे बढ़िया टेक्निक कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किन चीज़ों की बात की गई।
नेचुरल फार्मिंग की जब बात करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग एक मेथड है जिसके अंदर हम नेचर से रिलेटेड सोर्सेज को यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री से बने हुए सोर्सेज को यूज़ वहाँ पर नहीं किया जाता। ओके, तो नेचुरल फार्मिंग के अंदर प्रकृति का ध्यान रखते हुए सॉइल का भी ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ जो यील्ड है उसका भी ध्यान रखा जाता है और नेचर का भी ध्यान रखा जाता है। बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की। नेचुरल फार्मिंग के अंदर टर्म आती है जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जीरो बजट, आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है फार्मिंग करने के लिए। खेत में से ही सामान उठाइए, खेत में ही यूज़ कीजिए। ओके, बाहर से आपको किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बायो फर्टिलाइज़र बनाइए, उसको यूज़ कीजिए। काऊ वगैरह डंग वगैरह को यूज़ करते हुए आप इस चीज़ को किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ें ऑन साइट ही इन साइट ही यहाँ पर करनी है। आपको बाहर से कुछ भी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का खर्चा नहीं होना चाहिए। तो फार्मर्स की डिपेंडेंस प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल पर रिड्यूस करनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर उसको भी रिड्यूस करना है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल फील्ड बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आना है। याद रखिएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर फील्ड बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाती है। फील्ड बेस्ड का मतलब होता है कि जो कुछ चाहिए फील्ड से ही लो। ओके, तो इससे क्या है कि सोइल की हेल्थ इंप्रूव होगी और इसमें हमारी कुछ चीज़ें बिल्कुल हेल्प करती हैं, लाइक डंग एंड यूरिन ऑफ इंडिजिनियस काउज है और नेचुरल मैन्यूर बनाने में हेल्पफुल होता है। इसके अंदर बेसिकली 4 पिलर हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर। पहले का नाम है जीवामृत। ओके, जीवामृत आपको मिलेगा, दूसरा है बीज अमृत और तीसरा है अग्निस्त्र और चौथा आपको यहाँ पर मिलेगा बफसा। ओके, ये 4 पिलर आपके यहाँ पर हैं। जीव अमृत के अंदर ये आपको चीज़ मिलेगी कि आप जो बेसिकली बात करें मैन्यूर की, खाद वगैरह की, नेचुरल खाद, तो आप लेकर के आओगे उसको काउ यूरिन, जैगरी फ्लोर, ग्राम फ्लोर, इन सब चीज़ों को मिला करके आप 10 केजी ऑफ काउ डंग को मिला करके सब आप इस तरीके का मैन्यूर कलेक्ट कीजिए। उससे आप सोइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। ये आपका हो गया जीव अमृत। इतना पढ़िए, बाकी कैसे करोगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी हमने वैसे काफ़ी सारा इसमें देख लिया, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये पिलर एक है जीव अमृत। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। इसके कुछ बेनिफिट होते हैं, लाइक जब आप इसको अप्लाई करोगे इन द फील्ड इरिगेशन सिस्टम के साथ, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं सोइल्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, और वो माइक्रोब्स का काम करते हैं और माइक्रोब्स एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एंड द केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ सोइल की इम्प्रूव हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। और ये अगर आप ऐसा काम 1 महीने में 1 से 2 बार यहाँ पर करते हो इरिगेशन वाटर लगा करके, तो आपकी ये सोइल की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। ओके, नॉट ओनली दिस, नेचुरल फार्मिंग के कारण ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज होता है और और इसके अलावा आप इसमें एलाइड क्रॉप्स भी यहाँ पर उगा सकते हो। ओके, तो आप मोनोकल्चर पर भी यहाँ पर डिपेंडेंस को मना किया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है बीज अमृत, यानी बीज कहाँ से लेकर के आओगे। बीज जो है वो आपको बचाने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि द एसेंशियल बेसिस इज बीज अमृत विच इज़ प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द सीड बॉर्न डिजीज़। सीड बॉर्न डिजीज से अपने जो सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और साथ ही साथ उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी को भी यहाँ पर बढ़ाना है। बीज अमरूद भी यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है 5 kg काउ डंग के साथ। आप देखो कि काउ यूरिन और ये सब चीज़ें मिला करके आप इस तरीके की बीज अमरूद को यहाँ पर डेवलप करते हो। फिर आ जाता है आपका अग्निस्त्र और इसके अंदर आप देखो कि आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो लैंड की बढ़ानी है, साथ ही साथ जो पेस्ट हैं और डिजीज़ हैं उनसे रोकने के जो उपाय हैं वो आपके अग्निस्त्र के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और इनसे बचने के लिए ये एक चीप इनपुट बेस्ड है लोकल वेजिटेशन के ऊपर, और साथ ही साथ फार्मर्स के द्वारा ये पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो बनाई जाती है। इसके अंदर भी आप देखो कि नीम वगैरह का या फिर लोकल प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि आपको मिलेगा कि पेस्ट इसको फिर अटैक नहीं करते। गार्लिक वगैरह का पेस्ट आप इसके अंदर डालते हो और पेस्ट आपकी फसल पे नहीं लगता। फिर आ जाता है बप्सा, और ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है इसके अंदर, और इसमें आप मॉइस्चर को बनाए रखते हो सोइल के अंदर, साथ ही साथ जो एयर कैपेसिटी है सोइल की उसको भी मेंटेन रखने का काम करते हो। ओके, तो 4 पिलर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गए इसके, ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की, और इसके अंदर आपको मिलेगा कि आज़ाद हिंद फौज इन्होंने यहाँ पर लेड की। और इनके ऊपर यहाँ पर आर्टिकल है, क्योंकि 23 जनवरी आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। ओके, और 1857 में हुआ था, कटक उड़ीसा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इन्होंने जो है वो कंट्री को आज़ादी दिलाने के लिए ये सब काम किया। अपोजिट थे थॉट्स गांधी जी के, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये भी है कि एक दूसरे का सम्मान भी ये चीज़ किया करते थे। ओके, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को आपको क्लैरिटी देखने के लिए मिलती है।
अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये इनका स्लोगन है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये इनका स्लोगन है। और इन्होंने जो है वो आज़ाद हिंद फौज को यहाँ पर लेड किया, उसके अलावा ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया। ओके, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट यहाँ पर तैयार की। और अगर आप देखो कि 2018 में 75th एनिवर्सरी यहाँ पर थी, 75th एनिवर्सरी जो इंडिया की थी आपकी स्वतंत्रता की, उनके मतलब उस, एक मिनट, ठीक है, इसको मैं दोबारा यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखो, कंसिडरिंग इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ होस्टेड द ट्राई कलर एट द रेड फोर्ट इन 2018 टू मार्क्स इट्स 75th एनिवर्सरी ऑन 23 जनवरी 2021। अगर हम 23 जनवरी 2021 की बात करें, द ओकेजन ऑफ द 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी, नेताजी की जो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 23 जनवरी 2021 को, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की बात यहाँ पर की गई। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा बर्थ एनिवर्सरी के लिए। ओके, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इन्होंने कहा पॉवर्टी एक अच्छी चीज़ नहीं है, इलिटरेसी भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, डिजीज़, लैक ऑफ साइंटिफिक साइटेडनेस, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पर नहीं है। ओके, इन्होंने इन चीज़ों को अपोज किया है, कहा कि एक कंट्री के डेवलपमेंट में ये चीज़ें हर्डल होती हैं। इसके अलावा इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को यहाँ पर हर एक सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए यूज़ भी किया, लाइक ओन बैंक इन्होंने अपना तैयार किया, साथ ही साथ रेडियो स्टेशंस भी शुरू किए, और हर एक फील्ड के अंदर इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। मतलब हर फील्ड के अंदर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की प्रेजेंस देखने के लिए आपको मिल जाती है। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इनकी ये थॉट थे जिनकी वजह से इनके जो फॉलोअर्स थे, लाइक 3 मिलिट्री ऑफिसर्स आपको मिलेंगे। एक हैं आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, और जनरल शाहनवाज खान, और कर्नल प्रेम कुमार सहगल। ये तीनों कोर्ट मार्शल्ड कर दिए गए क्योंकि इन्होंने सहायता की आज़ाद हिंद फौज के लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो अगर हम बात करें नेताजी की कंट्रीब्यूशन की टू द नेशन, तो हमने इनके रेस्पेक्ट में क्या काम किया है। 23 जो जनवरी है उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये समरी है भाई, ये वाली इमेज, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखो, ये तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कमोमेरेटेड 75 ईयर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, जो कि हमने रेड फोर्ट के ऊपर तिरंगा फैला करके आज़ाद हिंद फौज के गठन के 75 साल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। लाइट एंड साउंड शो एट कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर शो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम रेड फोर्ट के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा, ऑर्गेनाइज किया गया। उसके अलावा कि इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार लॉन्च किया गया। उसके अलावा जो नेताजी से रिलेटेड फाइल्स थी उनको भी डिक्लासीफाई किया गया, और जो रोस आइलैंड था उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से यहाँ पर किया गया। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। जब आपके इनके 3 लीडर्स थे, ये वाले 3 लीडर्स जो मैंने आपको बताया, इनका कोर्ट मार्शल हो रहा था, तो मुस्लिम लीग से लेकर के सब लोग एक साथ यहाँ पर आ गए। और आपको मिलेगा कि मुस्लिम लीग जो है वो जनरल शाहनवाज खान का केस लड़ने के लिए, यानी लीगल हेल्प करने के लिए यहाँ पर सामने आए। तो हर तरीके से हेल्प इनकी यहाँ पर की जा रही थी। बट वही है, नतीजा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि बिना सेक्रीफाइस के कुछ चीज़ हासिल नहीं हुई, और ये सब चीज़ें हमें नज़र आएंगी। ओके, इसके बाद आपको मिलेंगे कैप्टन अब्बास अली जी, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बेसिकली खतरा साबित हुए। और ये चीज़ें हम इनके बारे में देखते हैं। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो खुर्जा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के लोग तो इनको याद ही रखें। ओके, और अगर आपको देखने के लिए मिले, इनके ग्रैंड फादर थे जिनका नाम था रुस्तम अली खान। इनके ग्रैंडफादर रुस्तम अली खान को फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1957 के बाद फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ओके, अब्बास अली 11 साल के थे जब आपके भगत सिंह जी को यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई। उसके बावजूद इन्होंने नौजवान भारत सभा को यहाँ पर ज्वाइन किया, और जो कि भगत सिंह और उनके एसोसिएट के द्वारा फाउंड की गई थी, उसको यहाँ पर आपका इन्होंने ज्वाइन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के मेंबर बने, और ब्रिटिश इंडियन आर्मी को यहाँ पर ज्वाइन किया 1939 में। याद रखना, अभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है, लेकिन जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी की कॉल आई जापान से, इन्होंने आर्मी को यहाँ पर छोड़ दिया। और आर्मी को छोड़ने के बाद
ये सीधे जाकर के आपके जो है वो इन्होंने ज्वाइन कर ली आज़ाद हिंद फौज। कैप्टन अब्बास अली लेफ्ट द जॉब ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड ज्वाइन द आज़ाद हिंद फौज। ओके, और आज़ाद हिंद फौज के बाद जब आज़ाद हिंद फौज ने सरेंडर करा आपका, तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि इनका भी कोर्ट मार्शल यहाँ पर किया गया और फाइनली इनको सेंटेंस टू डेथ दे दी गई 1946 के अंदर। ओके, तो ये आपका मिलेगा कि एलाइड फोर्सेस के सामने जैपनीज़ ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया था, जिसमें आज़ाद हिंद फौज भी लीड में थी। तो उसके बाद इनको यहाँ पर हैंग कर दिया गया। ओके, ये आपको नज़र में आएगी चीज़ें किस तरीके से चलें। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है, तो अगर रास बिहारी बोस जी की बात ना हो, क्योंकि नाम बिल्कुल सेम है, टाइटल भी सेम है, दोनों के दोनों थे भी बंगाली, दोनों के दोनों थे भी बॉस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो ये इनमें कॉमन चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये बेसिकली आपके कहे जाते हैं कि फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज हैं रास बिहारी बोस, और कंट्री को फ्री कराया इन्होंने ब्रिटिश इंडिया से। ओके, तो ये चीज़ आपको मिली। और व्हेन नेताजी लेफ्ट द कंट्री और ये जर्मनी गए, तो रास बिहारी बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया आपका टोक्यो के अंदर, और फिर नेताजी को बुलाया। नेताजी वहाँ पर गए 1943 के अंदर, और दोनों ने मिल करके इस काम को यहाँ पर किया। रास बिहारी बोस ने हैंडेड ओवर किया, मतलब ये जो अपना गठन किया था आज़ाद हिंद फौज का, इसकी जो लीडरशिप है वो आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर दे दी सिंगापुर में, और इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ी। ओके, बंकिम चंद्र जी का जो नोबल है आनंद मठ, उसमें इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने एक जैपनीज़ महिला से भी यहाँ पर शादी की, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज जब आपकी लड़ने के लिए जा रही थी, तो कई ब्रिगेड यहाँ पर आपके सेट किए गए, जिसमें से कि आपको मिलेगा एक था सुभाष ब्रिगेड, जो कि लेड किया गया बाई कॉलोनल शाहनवाज खान जी के द्वारा। दूसरा था आपका गांधी ब्रिगेड, जो कि कर्नल इनायत कियानी जी के द्वारा लीड किया गया। और एक था आपका आज़ाद ब्रिगेड, जो कि कॉलोनियल गुलजारा सिंह के द्वारा यहाँ पर लेड किया गया। एक आपका नेहरू ब्रिगेड, जो कि कॉलोनल गुरबख्श सिंह ढिल्लों के द्वारा लॉन्च किया गया। और एक था झांसी की रानी रेजिमेंट, जो कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी के द्वारा लेड किया गया। ओके, और ये वुमेन ब्रिगेड था, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र में आएंगी कि इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलें। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि बंकिम चंद्र जी का जो नॉवल है आनंद मठ, और इसके अंदर इंस्टिल्ड हिम द स्पिरिट, और स्पिरिट बताया गया है कि इसको रेवोल्यूशन की स्पिरिट इन्होंने कहा। साथ ही साथ इनके जो थॉट्स थे स्वामी विवेकानंद की स्पीचेस से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की स्पीचेस से भरे हुए थे। साथ ही साथ इट इज़ बिलीव दैट द बॉम्ब यूज्ड बाय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जो किंग फोर्स की गाड़ी पर यहाँ पर फेंका गया था, जो कि मजिस्ट्रेट था, वो रास बिहारी बोस जी ने ही यहाँ पर बनाया था। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर प्लान किया कि वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग को 1912 में मार दिया जाए, लेकिन ये मूवमेंट यहाँ पर फेल हो गया। और बाद में ये आपका गदर मूवमेंट के नाम से एक्टिव हुआ, तो उसके पीछे भी गाथा इनकी ही देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो जापान की सरकार ने रास बिहारी बोस जी को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के नाम के तमगे से भी यहाँ पर दिया था। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है जापान का, उसके उनको यहाँ पर ये दिया गया था। ओके, ये चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी के बारे में यहाँ पर बताया गया, जैसा कि अभी अभी डिस्कस किया गया। ओके, इनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी जो थे वो आपके वन ऑफ द फॉलोअर थे, जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। ओके, तो अगर हम देखें कि क्या हुआ, तो ये आपके इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, और इंडियन आर्मी उस समय ब्रिटिश आर्मी के नाम से ही थी, तो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया, और 14th पंजाब रेजिमेंट में इन्होंने ज्वाइन किया। मलेशिया में गए, लड़ाई करी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी यहाँ पर लड़ी। साथ ही साथ जब इन्हें एहसास हुआ कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं, और उसके बाद इन्होंने जैपनीज़ आर्मी को ज्वाइन किया 1942 के अंदर। ओके, और ये चीज़ें नज़र आएंगी। फिर लड़ाई हुई, इनको जेल में भी डाला गया, और ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर चली। बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन एसोसिएटेड था आपका आज़ाद हिंद फौज से, तो आपको मिलेगा कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी आज़ाद हिंद फौज से यहाँ पर जुड़े हुए थे। गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी की बात करें, इनको पद्म भूषण भी दिया गया, और सेक्रीफाइस ऑफ द नेशन में इनको ये काम मिला। ओके, तो इन्होंने ज्वाइन की आज़ाद हिंद फौज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। ओके, और बहुत ब्रेवरी भी यहाँ पर दिखाई, और ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद कर्नल निज़ामुद्दीन जी की बात की गई है, जो कि नेताजी की जो पर्सनल कार थी उसकी ड्राइविंग किया करते थे। साथ ही साथ उनके बॉडीगार्ड भी थे। इन्होंने 3 गोलियां यहाँ पर खाई सुभाष चंद्र बोस जी के लिए,
और ये मेंबर भी थे आज़ाद हिंद फौज के। जो वाराणसी में 2014 में ये आपको तस्वीर नज़र आएगी। इसमें जो शख्स हैं जिनके मोदी यहाँ पर पैर छू रहे हैं, ये हैं आपके कर्नल निज़ामुद्दीन, जो कि आपके आज़ाद हिंद फौज को से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ नेताजी से सिंगापुर में ये मिले थे। आज़ाद हिंद फौज की उस समय रिक्रूटमेंट चल रही थी और इस तरीके से ये चीज़ें सामने निकल करके आई। ओके, इसके अलावा फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी के बारे में यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। इंडिया में सिर्फ दो ही, देखिए फील्ड मार्शल की जो रैंक है वो इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है, बट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अगर हम बात करें, सिर्फ दो ही लोग हैं जो फील्ड मार्शल की रैंक तक पहुंच पाए हैं इंडिया से। आपको मिलेगा कि एक नाम है जनरल सैम मानेकशॉ और दूसरे आपको यहाँ पर मिलेंगे जनरल के एम करियप्पा। ओके, ये दोनों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेन बात तो यह है कि जनवरी 15 जो हम आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जब के एम करियप्पा ने फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ आर्मी में बने 1949 में, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि इनके बारे में पता चलेगा। तो इनके कुछ पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें इनके बारे में, तो आपको मिलेगा कि आफ्टर गेटिंग अ परमानेंट कमीशन इन 1922 इन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट की रूप में यहाँ पर वर्क किया और सब्सिक्वेंटली इमर्ज हुए एज अ फील्ड मार्शल, जो कि 5 स्टार रैंक ऑनर होता है। इस तरीके से ये उभर करके आए। जनरल के एम करियप्पा जी की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा कमांडर इन चीफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी यहाँ पर सेटअप हुए। इससे पहले दो लोगों का नाम इनके लिए था, इनके लिए मतलब कमांडर इन चीफ की पोजीशन के लिए लिया गया था जब इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर बनी तब, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हमसे ज़्यादा जो इस पोस्ट के लिए भावी उम्मीदवार हैं, अब वो हैं आपके के एम करियप्पा। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैंने इन शॉर्ट आपको समझाई। ओके, उसके अलावा साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने जो आपका लेह लद्दाख वाला रीजन है उसको यहाँ पर बचाया और इनकी ही जो कैप्टनशिप में ये काम यहाँ पर हुआ। इंडियन आर्मी ने नौशेरा से और जंजार से, साथ ही साथ जोजिला, द्रास, कारगिल से जो पाकिस्तानी अटैकर्स थे उनको सभी को यहाँ पर आपका ढकेला, ओके, पीछे की तरफ, और उस रीजन को यहाँ पर सिक्योर किया। इनके जो पुत्र थे उनका नाम यहाँ पर आपको मिलेगा नाथू सिंह। ओके, और सॉरी यहाँ पर आपको मिलेगा नंदा करियप्पा। ठीक है, ये रहे। ओके, ये इनके सन थे नंदा करियप्पा। और इनको 1965 की इंडो पाक वार के दौरान पाकिस्तानियों ने इनके हेलीकॉप्टर पर अटैक करके और इनको बेसिकली बंदी बना लिया, लेकिन बाद में इनको सम्मान सहित वापस छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये चीज़ आएगी कि पाकिस्तान हैंडेड ओवर हिज सन फुल रेस्पेक्ट। ओके, साथ ही साथ इवन एनिमी रेस्पेक्ट करियप्पा, जब करियप्पा जी पूरी पाकिस्तान आर्मी के सामने जाकर के खड़े हो गए तो आर्मी ने यहाँ पर अपने हथियार डाल दिए और इस तरीके के लीडर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे कि इस तरीके से काम हुआ। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर पते होने चाहिए। इस तरीके से आपकी पूरी मैगजीन ही यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दी। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, कुछ नहीं थे, ये सब चीज़ें आपकी कवर हो गई। जो नहीं थे वो पहले ही छोड़ दिए गए हैं और जो आपके अच्छे थे वो पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।